वेलकम टू कंपटीशन गुरु चंडीगढ़। आज हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं मास्टर कैडर का प्रीवियस ईयर एग्जाम जो कि हुआ था 2017। तो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करूंगा फिजिक्स पोर्शन। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है ऑसिलेशन बिकम्स डैम्प्ड ड्यू टू। डैम्पिंग मोशन क्या होता है? जब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या हो जाए, खत्म हो जाए, मतलब धीरे धीरे जो है खत्म होना शुरू हो जाता है। तो जो डैम्पिंग है ऑसिलेशन की वो किस वजह से हो सकती है? नॉर्मल फोर्स की वजह से हो सकती है, कि फ्रिक्शन की वजह से हो सकती है, या फिर टेंजेंशियल फोर्सेस, या फिर पैरेलल फोर्सेस। देखिए, इसको समझने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास ब्रेक्स। तो जब आप किसी मोशन में होते हो तो आपको गाड़ी रोकनी है तो ब्रेक्स अप्लाई करनी पड़ती है। ब्रेक्स अप्लाई करने पर हमें कौन सी फोर्स लगती है? जनरली फ्रिक्शनल फोर्सेस लगती है। इसलिए डैम्पिंग का ऑसिलेशन जो है वो भी किस वजह, ऑसिलेशन की डैम्पिंग भी है वो भी किस वजह से आती है? फ्रिक्शन की वजह से आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो है मेरे पास, डिटरमाइन द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी रिड्यूसेस टू 1/6 इन 2 साइकिल्स। ठीक है, जब मेरे पास ये लॉगरिथमिक का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/n log ऑफ a/a। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिएगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो AT है वो है 1/6 इन 2 साइकिल्स। AT जो है वो है 1/6 और n की वैल्यू कितनी दी है? 2 साइकिल्स। जब हम 1/6 ऑफ a, जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो डेल्टा हमारे पास कितना आ जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 log 1/1/6। वो log 6 आ जाए। तो ये अप्रोक्सीमेटली जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 0.8958 के पास सिमिलर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो मेरे पास क्या रहेगा वो है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो मेरे पास क्या है देखिएगा। assuming the age of earth will be 10 raised to power 10 years, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिए। 10 raised to power 10 years, what fraction of the amount of uranium 13 still exist on the earth if half lifetime of uranium is 4.3 into 10 raised to power 9 years। अब आपको इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? हाफ लाइफ टाइम पीरियड। अब दूसरा देखो, इसमें रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि डिसइंटीग्रेशन एन नॉट ई रेज टू पावर किसके इक्वल होता है? माइनस लैम्डा टी। और दूसरा, हाफ लाइफ टाइम पीरियड कितना होता है? 0.693 अपॉन जो है टी हाफ इक्वल टू टी, इसके अराउंड जो है वो होता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आप कौन कौन सी वैल्यू आपने पुट करनी है, किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो हाफ लाइफ का मतलब है एन भी कितना रहना चाहिए? n0/2। तो आपका n जो है n0/2 के अराउंड रहना चाहिए। तो उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? लैम्डा। ठीक है, उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगी? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करो। 0.693 अपॉन टी हाफ आपके पास गिवन है 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर 9। तो लैम्डा क्या है मेरे पास यहाँ पे? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, लैम्डा क्या है मेरे पास यहाँ पे? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। उसके बाद जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे यूरेनियम 238 पे तो मेरे पास n जो है वो कितना आ जाएगा? हाफ बचना चाहिए। यहां से मेरे पास एक्चुअल में 1/e की वैल्यू आ जाएगी। 1/e के बाद जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा? लैम्डा। तो यहां से लैम्डा कितना आ गया? 1.54, अप्रोक्सीमेटली 1.54 इंटू 10 रेज टू पावर, ठीक है, इतने मीटर के अराउंड आ गया। जब हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हमारे पास जो हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/e। वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है? 0.2143 के इक्वल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास क्या रहेगा? ए ऑप्शन जो रहेगा मेरे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो हमारे पास क्या है? ये द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल emitted in the decay of radon into ruthenium is measured to be 4.78 mega electron volt. What is the total disintegration energy or Q value in the process? देखो, Q वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला रहता है वो है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू A-4 अपॉन A इंटू क्यू। अब Q निकालना है आपको, काइनेटिक एनर्जी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो A/A-4। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है? वो है 4.78 और ये कितना गिवन है? ए है आपके पास 226 डिवाइडेड बाय 222 अप्रोक्सीमेटली। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे
आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 4.8675 मेगा इलेक्ट्रॉन। इसमें भी किस्म का फॉर्मूला लगा, ये क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स से बिलोंग करता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट का जो है फॉर्मूला जो लगा है क्यू वैल्यू का, ठीक है। अब देखना व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ स्पिन एंड पेरिटी ऑफ एल्यूमिनियम 13। ये क्वेश्चन भी न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बाद जो मॉडल आता है शेल मॉडल, वहां से कंसीडर किया गया है, क्वेश्चन उठाया गया है। तो स्पिन और पेरिटी में कैसे निकालते हैं, तो इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूं, वो क्या है। जैसे इस चीज का यहां पे देखो किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। Z मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, A क्या है मेरे पास, मास नंबर, ये क्या रहेगा मेरे पास, मास नंबर। तो जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो हम उसके लिए कैलकुलेट करते हैं प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के लिए जो ऑड हो, इवन के लिए इनकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं करते। ऑड इनमें से क्या है, तो प्रोटॉन ऑड है, तो प्रोटॉन के लिए फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए देखो ये ट्रिक होती है, एक वर्ड है स्पर्ट्स, इसमें क्या है, जो ये वाला है वो हो गया 1s हाफ, ये आएगा 1p 3/2 और 1p 1/2, ठीक है। तो इसमें 2s + 1 मल्टीप्लिसिटी से हम इसको फिल करते हैं, इसमें कितने आएंगे 2, इसमें 4 और इसमें दोबारा 2, कितने हो गए 4 5 6 7 8। फिर आ गया मेरे पास 1d 5/2, 8 7 कितना हो 15। इस शेल में जो है ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फिल होना शुरू हो गए। तो मतलब इसमें पेरिटी कैसे निकालते हैं, -1⁻L, इसमें L की वैल्यू कितनी आ गई जनरली, इसको जो ये है इसे बोलते हैं L, इसमें L की वैल्यू जनरली आ गई D कहाँ आता है 2 पे, तो पेरिटी आ गई इवन, -1⁻2 कितना हो गया +1, ठीक है। और ये जो होता है वो होता है J की वैल्यू, J कितनी है मेरे पास 5/2 पॉजिटिव, ये डायरेक्ट आंसर होगा इसका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन नंबर A करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो मेरे पास क्या है, कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी ऑफ गामा रेज नेसेसरी टू डिसइंटीग्रेट टू अ ड्यूट्रॉन इनटू अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन। देखो इसमें क्या हो रहा है, अब ड्यूट्रॉन किस में जा रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। क्वेश्चन में गिवन है स्पेशल ये कि ड्यूट्रॉन किससे जा रहे हैं, ड्यूट्रॉन किससे जा रहे हैं आपके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जा रहा है, इफ डेल्टा एम निकाल सकते हो, चेंज इन मास, वो क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ये निकल जाएगा आपका डेल्टा एम। तो मास ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन। हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेल्टा एम जो है वो कितना आना चाहिए जनरली अप्रोक्सीमेटली, वो है 0.0, डेल्टा एम जो आएगा आपके पास कैलकुलेट करके 0.00186 एटॉमिक मास यूनिट, ये आपके पास बन गया डेल्टा एम। अब निकालना क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी, ये हमारे पास डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर जो है कैलकुलेट हो गया, ठीक है। डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर जो है मिनिमम एनर्जी, अब किस में देखो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए, तो क्या करोगे, डेल्टा एम को किससे करोगे मल्टीप्लाई, 0.00186 मल्टीप्लाई 931.5, वो आपके पास आएगा, ये आ गया आपके पास डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो यहां से एनर्जी की जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो है वो कितनी आती है कैलकुलेट करके, तो वो मेरे पास है करेक्ट ऑप्शन बी, 1.747 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आपके पास यहाँ पे बनती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो मेरे पास क्या है, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन हैज अ डायमेंशन ऑफ, देखो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, जितने भी क्रॉस सेक्शन है ना, क्रॉस सेक्शन क्या हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल किस पे डिपेंड करता है आपकी यूनिट, यहाँ की वॉल्यूम पे, चाहे वो न्यूक्लियर हो चाहे सरफेस, ठीक है, वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट है ना, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू कोहेरेंट सोर्स हैविंग इंटेंसिटी ऑफ 64:1 reduce interference fringes, calculate the ratio of maximum and minimum intensities। आपको एम्पलीट्यूड गिवन होगा, अब आपने निकालना है इसमें कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, यहां पे एम्पलीट्यूड, ठीक है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, वही I1 के लिए भी a स्क्वायर के इक्वल होगा, I2 के लिए भी वो क्या होगा A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर के इक्वल होगा।
इनका जब रेशो लिखेंगे I1 बाय I2 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, A1 बाय A2 का होल स्क्वायर। अब एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायमेंशन आपने निकालने हैं, तो A1 बाय A2 किसके रूट आएगा, रूट ऑफ I1 अपॉन I2, वो किसके इक्वल है 64 अपॉन 1 रूट, तो A1 अपॉन A2 किसके इक्वल आ गया 8 बाय 1, 8:1 जो है करेक्ट जो है वो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। देखो कौन सी वेव जो है पोलराइज नहीं होती है। वेव्स के दो नेचर होते हैं, एक लॉन्गिट्यूशनल, दूसरा ट्रांसलेशनल। जितनी भी हमारे पास लाइट वेव्स होती है वो बोथ लॉन्गिट्यूशनल और ट्रांसलेशनल होती है, विजिबल लाइट भी, ठीक है, रेडियो, यहाँ पे रेडियो वेव्स, साउंड वेव्स भी, और दूसरी ट्रांसवर्स वेव। आपके पास जो लॉन्गिट्यूशनल वेव है वो होती है रेडियो वेव्स, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा मेरे पास रेडियो वेव्स, ठीक है। उसके बाद कौन सा, इसका रहेगा रेडियो वेव्स। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं, मेरे पास क्वेश्चन क्या है, वो है सिग्नल इन द डायफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, सिग्नल इन द डायफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन यूजिंग येलो लाइट, इफ येलो लाइट इज रिप्लेस्ड बाय द ब्लू लाइट, what will making the changes in the experimental setup happen to the diffraction of the bands। अब देखो आपको ये याद है विजिबल लाइट की रेंज कौन से कहां वेरी करती है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। उसमें कौन कौन से कलर आते हैं, विबग्योर, ये 7 कलर्स आते हैं। तो जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है वो रेड होता है, और जिसकी सबसे कम वेवलेंथ है वो वॉयलेट होता है। अब देखो क्या बोला है, यूजिंग येलो लाइट, येलो लाइट कहाँ है, यहाँ पे, इज रिप्लेस्ड बाय द ब्लू लाइट, ब्लू लाइट का है कम, ब्लू लाइट की वेवलेंथ क्या है, कम है कि ज्यादा है ब्लू लाइट की वेवलेंथ क्या है आपके पास, वो कम है, और फ्रिंज विड्थ देखो बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन कैपिटल, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा। इस क्वेश्चन से यही है, तो कि इससे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, बैंडविड्थ बिकम ब्रॉडर एंड क्राउडेड टुगेदर, ये जो है मेरे पास क्या है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो मेरे पास क्या है, व्हेन अ लाइट वेव इज रिफ्लेक्टिंग एट द सरफेस ऑफ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन चेंज इन द फेज डिफरेंस विल बी। जब देखो ऑप्टिकल से डेंसर मीडियम में आप जाओ डायरेक्ट, रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, तो फेज एंगल जो है वो चेंज होता है आपके पाई से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो मेरे पास क्या है, विच वेपर लैम्प इज यूजुअली यूज्ड फॉर द सोर्स ऑफ अ लाइट टू डेमोस्ट्रेट द न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। ये न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन है, उसमें यूज किया जाता है सोडियम वेपराइज्ड लैम्प, का करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ, देखो डायफ्रैक्शन क्या हुआ, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट किसकी वजह से हुआ, लाइट की इंटरफेरेंस की वजह से कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो पोलराइजेशन की वजह से डायफ्रैक्शन नहीं होता है, डिस्पर्शन की वजह से नहीं होता है, ना ही रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, तो किस वजह से होता है, ये होता है इंटरफेरेंस की वजह से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वो है विच प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट ऑफ द सर्टेन ऑफ अ सन ग्लासेस कैन रिड्यूस द ग्लेयर फ्रॉम द रिफ्लेक्शन। देखो आप जैसे ड्राइव करते हो नाइट में भी आपकी आंखों पे लाइट और रोशनी आती है, तो क्या करते हो आप, येलो सा स्पेक्स लगाते हो, वो भी क्या करता है, अब जैसे मूवी देखना, 3D मूवी कोई भी देखना, उनके लिए भी लेंसेज लगाने पड़ते हैं, तो वो लाइट को क्या करते हैं, जनरली पोलराइज करते हैं, ठीक है। तो पोलराइजेशन जो है वो लाइट की होती है, इसीलिए जो है पोलराइजेशन जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, वो है वन बीम ऑफ अ कोहेरेंट लाइट ट्रेवल्स पाथ P1 इन अराइविंग एट point Q and another coherent light beam B path P2 is arriving in same time at same point. If these two beams of the interference are destructive, then path difference will be P1 and P2 must be। तो देखिएगा इसको क्वेश्चन को कि कौन सा होना चाहिए P1 और P2 में। तो डेल्टा जो है आपके पास जनरली कितना होता है, अगर बीम रहे फ्रिंज विड्थ वो क्या है 2p+1 इंटू लैम्डा, अभी ये पॉसिबल है, इसके लिए क्या है ऑड नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ वो होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो हमारे पास क्या रहेगा, वो है टू लाइट सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट। कोहेरेंट कब होता है सोर्सेज,
वो बताइएगा मेरे को। जब कोहेरेंस में क्या हो, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कोहेरेंट सोर्स में, ठीक है, और मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस उसमें होना चाहिए। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो मेरे पास क्या, अ डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज 4000 लाइन्स पर सेंटीमीटर, एंगल बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम इज 36 डिग्री, व्हाट इज द एवरेज वेवलेंथ ऑफ अ लाइट। अब देखो इसमें गिवन क्या है, आपको एंगल दिया है 36 डिग्री, ये 36 डिग्री है, तो एंगल आपके पास थीटा कितना है 36 डिग्री, ठीक है, और दूसरा नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर कितने गिवन है 4000 नंबर ऑफ लाइंस है। अब निकालना क्या है आपने, वेवलेंथ ऑफ अ लाइट। तो वेवलेंथ आप कैसे निकालोगे, जनरली उसको किस तरीके से निकालते हो, जितनी भी लाइट है वो क्या है आपके पास मैक्सिमा और मिनिमम ही बने, ए बी साइन थीटा किसके इक्वल होता है एन लेमडा। अब आपको दूसरी चीज और गिवन दिया होगा थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम, एन की वैल्यू क्या है इसमें थर्ड, और ए बी प्लस में क्या बनाएंगे आपस में, तो ये क्या हो गया एन साइन थीटा इक्वल टू बाय एन इक्वल टू, ये चीज निकालनी है। अब एन कितना दिया आपके पास 4000 इंटू साइन 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 0.588, 0.58, ये डिवाइड में आता है 1/n के, ठीक, 0.58 मल्टीप्लाई बाय 1/3, अप्रोक्सीमेटली जो लेमडा की वैल्यू है वो आपको कितनी रहेगी, लेमडा की वैल्यू वो है 490 नैनोमीटर, लेमडा की वैल्यू कितनी रहेगी 490 जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो मेरे पास कौन सा है, यू कैन हियर पीपल अराउंड द कॉर्नर बट यू कांट सी बिकॉज लाइट कैन नॉट जो है डू नॉट डायफ्रैक्ट ट्रेवल मच फास्टर देन साउंड। अब देखो लाइट क्या है, एक सोर्स से दूसरे सोर्स की तरफ निकली, अब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट ट्रांसफर नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल, ठीक है। बट साउंड का क्या है, साउंड इज ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, और वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है मेरे अकॉर्डिंगली वो होना चाहिए लाइट डू नॉट डायफ्रैक्ट, लाइट जो है वो डायफ्रैक्ट नहीं होती क्योंकि ये ना ही ओपेक ऑब्जेक्ट से पास होती है और इसकी स्पीड भी ज्यादा होती है, तो स्ट्रेट ही पाथ फॉलो करती है, ठीक है। नेक्स्ट उस पे चलना वो है मेरे पास, कंसिडर लाइट वेव ऑफ इंटेंसिटी I naught incident on a polarizer to made a pass through a analyzer that transmission axis makes an angle of 45 degree with each other. What will be the intensity of light coming out of the analyzer? देखो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप एनालाइजर के लिए, इसके लिए मेल्यूज लॉ यूज करोगे। मेल्यूज लॉ क्या होता है, किसी को याद है मेल्यूज लॉ, वो है I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर। अब यहां पे वैल्यू डाल दो 45 डिग्री, आई आपके पास कितना आ जाएगा आई नॉट, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो मेरे पास क्या है, इफ आई वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग ईस्ट, देखो क्वेश्चन को समझो, इफ आई वेक्टर इज अलोंग यूनिट वेक्टर अलोंग टू द ईस्ट एंड जे इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग टू द साउथ, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग टू द साउथ ईस्ट। अब देखो आई मेरा यहां को है, जे मेरा यहां को है, ठीक है, ये गिवन है आपके पास, आपने रिजल्टेंट ये निकाला, तो रिजल्टेंट ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो कितना होना चाहिए 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप। तो आपके पास ऑप्शन तो ऐसा है नहीं, तो सी ऑप्शन को मॉडिफाई करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से ही डिवाइड कर दो, ये वही नहीं बन गया 2/4 इंटू आई प्लस जे, यही आपके पास जो है करेक्ट ऑप्शन भी, ये है जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे पास क्या है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द XY प्लेन ऑफ अ फ्रेम S हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया रिलेटिविटी का भी, ठीक है, विच द फ्रेम शुड मूव सो दैट द चार्ज डेंसिटी मेजर्ड फ्रॉम द S डैश विल बी इज ट्वाइस द वैल्यू इन द S फ्रेम। देखो चाहे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो L इक्वल टू एल नॉट इंटू √1 माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र, चाहे एरिया हो जिसको चार्ज डेंसिटी बोलो 1 माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र, चाहे वॉल्यूम हो, उन सब में रिलेशन क्या रहता है सेम ही रहता है। अब इस क्वेश्चन में बोला क्या है,
एस डैश में ट्वाइस द वैल्यू इन एस फ्रेम। अब हम एरिया की बात करेंगे तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज करेंगे। ये कितना हो गया 2 इंटू 1 माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र का रूट। जब इसको खोलेंगे तो ये कितना हो गया 4 इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र। तो जब इसको भी आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी स्क्र अपॉन सी स्क्र मेरे पास कितना आ गया 3। जब ये वैल्यू आई अप्रोक्सीमेटली तो ये कितना आएगा मेरे पास v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3c। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 1/2। तो ये जो हमारे पास होता है वो ओरिजिनल होता है, ये जो हम जहाँ पे फ्रेम देख रहे हैं तो ये 1/4 के अकॉर्डिंग आएगा। दूसरा मेरे पास 1/4 माइनस 1 ये कितना आ गया मेरे पास 3/4। तो v मेरे पास कितना आ गया यहाँ से √3/2 इंटू सी। तो v मेरे पास कितना आ गया 1.732 अपॉन 2 इंटू सी विच इज इक्वल टू v इक्वल टू 0.86 एंड 6। मेरे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा 0.86। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो मेरे पास क्या है फॉर अ ब्लू लाइट अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैज अ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ 2.1। अब देखो रिलेटिव परमिटिविटी फॉर ब्लू लाइट के लिए यहाँ दी है 2.1 और रिलेटिव परमेबिलिटी दी है 1। तो स्पीड ऑफ लाइट, अब देखो एक्चुअल में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है मेरे पास 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन। अब ब्लू लाइट की कर दी है तो मीडियम जो है वो दूसरा हो गया, इसमें कितना हो गया 1/√εr इंटू μr इंटू सी। इसकी वैल्यू कितनी दी है 1/√2.1 टाइम्स सी। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होगी c/√2.1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो मेरे पास क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इक्वेशन डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू करली डी अपॉन करली जी प्लस जो है 0। इसके लिए कौन सी इक्वेशन जो है कॉन्सिक्वेंस है वो है ये करेक्ट ऑप्शन। ये मैक्सवेल्स की इक्वेशंस है, ठीक है, इनको आप दे सकते हैं। एक्सेप्ट फॉर द मास प्रॉपर्टी ऑफ μ1 मोस्टली क्लोजेस रिजेंबल टू द प्रॉपर्टीज ऑफ। अब देखो μ1 क्या होते हैं हमारे पास पार्टिकल्स, उनका जनरली मास के अलावा और किससे लेना देना होता है वो होता है जनरली फोटॉन्स, ठीक है, बाकी सब कुछ। तो म्यून्स पार्टिकल भी हमारे पास किसकी वजह से होते हैं फोटोन की वजह। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज दैट ZXA डीके बाय द नेचुरल रेडिएक्टिविटी इन 2 stages to Z-1 the 2 stages would most likely to be। अब देखो ये Z एक्सिस से 2 stages में चला गया, इसमें ZXA से 2 stages में चला गया Z-1 XA-1, तो 2 stages आ गई। तो ऐसा कब पॉसिबल है जब इसमें क्या हो बीटा पॉजिटिव एमिशन और दूसरा अल्फा एमिशन, यही पॉसिबल है। एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें दिया, ठीक है, +2He4। तो ये क्या होगा आपके पास बीटा पॉजिटिव सॉरी बीटा नेगेटिव एमिशन और दूसरा क्या है अल्फा एमिशन। ऐसा कौन सा ऑप्शन है बीटा नेगेटिव एमिशन एंड अल्फा पॉजिटिव। तो ये थे हमारे पास मास्टर कैडर के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट भी जो है हम इसको अगली वीडियो में जो है वो सॉल्व करेंगे। ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड करके खुद भी। थैंक यू।